हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैसल यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत बसवाल। आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं क्योंकि वर्णमाला क्लासेस जो है उसका नाम बदल कर दिया गया है स्टडी कैसल। स्टडी कासल या फिर कैसल, नया नाम नए लोगों के साथ। मैं हेमंत बसवाल और आज हम पढ़ेंगे चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। उससे पहले पूरी की पूरी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमने पढ़ना है चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है वो ये है कि यहाँ पर जो इतिहास लेखन की परंपरा है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ग्रीको रोमन से भी ज़्यादा प्राचीन और ज़्यादा सुदृढ़ जो इतिहास लेखन की परंपरा अगर हमें कहीं पर दिखाई देती है तो वो कहाँ पर दिखाई देती है? चाइना में। इस वजह से चाइना को पढ़ना हिस्टोरियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी कोई संस्कृति है या फिर ऐसा कोई स्टेट है जिसके अंदर इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन काल से ही उस तरह के मानकों को आधार बनाकर, तथ्यों को आधार बनाकर उस तरह का मानक इतिहास लेखन जो करती आ रही है वो कौन सी सभ्यता है? चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी में भी अगर हिस्टोरियोग्राफी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो चाइनीज में जो हिस्ट्री के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो है शी। हिस्ट्री से संबंधित या फिर हिस्ट्री के संदर्भ में जो शब्द यूज किया जाता है वो शी शब्द यूज किया जाता है। तो चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं पहली विशेषता बताऊं तो ये कि बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ पर एक मानक निर्धारित था इतिहास लेखन का और बहुत प्राचीन इतिहास लेखन की परंपरा हमें यहाँ पर मिलती है। दूसरी ये कि यहाँ का जो इतिहास लेखन है वो उनको संरक्षण दिया राजवंशों ने भी, और राजवंश ने भी प्राचीन काल से ही जो राजवंश थे वो अधिकारी वर्ग से या फिर कहीं जो सिविल सेवा जो है सबसे प्राचीन हमें अगर कहीं पे साक्ष्य मिलता है सिविल सेवा का तो वो चाइनीज है। चाइना के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर सिविल सर्विसेज जो है उसमें एग्ज़ाम लेकर के और सिविल सर्विसेज में भर्ती ली जाती थी या फिर अपॉइंट किया जाता था उनको। काफ़ी कठिन परीक्षा होती थी और आज के टाइम पे भी अगर कोई सिविल सर्विसेज की कोई सबसे कठिन अगर परीक्षा कहीं पर होती है तो इंडिया के बाद में वो चाइना की होती है। फिर पहले चाइना की परीक्षा इंडिया के मुकाबले ज़्यादा कठिन है। दूसरी विशेषता ये मैंने बताया कि जो अधिकारी वर्ग है प्रॉपर इतिहासकारों को अपॉइंट किया हुआ था या फिर जो इतिहासकार थे वो या तो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे या फिर ऑफिसर्स बनने की इच्छा रखते थे, तो वो लोग इतिहास लिख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कन्फ्यूशियस को पढ़ना। कन्फ्यूशियस को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है वो पूरी की पूरी चाइनीज जो सिविलाइजेशन है या फिर चाइनीज जो हिस्ट्री है उसके अंदर हमें पूरा का पूरा उसका आधार हमें दिखाई देता है। एक तरह से कहीं जड़ों के अंदर वो फैली हुई है। जैसे हिंदुओं में जो इंडिया है उसके अंदर जो जाति सिस्टम कह लो या फिर जो वर्ण सिस्टम है वो एक तरह से जिस तरह जड़ें जमाए हुए, उसी प्रकार से जो कन्फ्यूशियस का जो सिस्टम है, जो इसके थॉट्स है, जो विचार हैं, वो पूरे के पूरे चाइना का जो थॉट प्रोसेस है या फिर संस्कृति है और पूरा स्टेट है उसके अंदर हमें इसके विचार देखने के लिए मिलते हैं। कन्फ्यूशियस का जो जन्म है वो करीब ये रहे हैं 6th सेंचुरी BC के आसपास, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड करेक्ट बताऊँ तो मैं 551 से 478 BCE ये इनका टाइम पीरियड रहा है। इस समय पे ये थे, तो ये एक विचारक रहे उस समय के और इन्होंने जो बल दिया इनकी जो विचारधारा का जो मूल आधार है तो वो सबसे पहले तो ये कि इसमें मानवतावाद का हमें पुट दिखाई देता है कि मानव के ऊपर या फिर मनुष्य के ऊपर ये सबसे ज़्यादा फोकस करते बजाय कि ईश्वर पे केंद्रित होने का या फिर देवीय शक्तियों पर केंद्रित होने के बजाय जो मानव की जो क्रियाकलाप है, मानव के द्वारा क्रिएटेड जो संस्था है, मानव का जीवन किस प्रकार से चलता है उसे उस पर पूरा जो है इनका फोकस रहता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि अतीत के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कहें कि महत्व ये एक तरह से अतीत को देते हैं कि जो प्राचीन इनसे पुराने जो लोग रहे हैं, इनसे पुराने जो राजवंश रहे हैं, तो किसी भी संस्कृति को जानने का या फिर चाइनीज संस्कृति को जानने के लिए अतीत को ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने अतीत का ज्ञान होना चाहिए और अतीत मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद नैतिकता की बात करते हैं क्योंकि ये ईश्वर की तो बात करते नहीं, करते हैं अलग तरह से करते हैं, लेकिन जो मेन उसके अंदर जो फोकस देता है कि मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से आसान बनाया जाए और मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए,
किस तरह की अगर क्रियाकलाप इंसान करे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी। तो इनको इंडिया का मनु भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो पूरी जो संहिता बनाई थी प्राचीन काल में और जो लागू करने का प्रयास किया गया था, जिसका आधार आज भी हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी सोच थी। और ये नैतिकता पर बल देते थे। उनके अंदर हमें दिखाई देता है कि ईमानदार, कि अगर अधिकारी ईमानदार होगा, व्यक्ति ईमानदार होगा, तो उसके अंदर नैतिक गुण होंगे तो समाज अपने आप बहुत अच्छा होगा। अगर शासक है तो शासक के लिए भी इन्होंने गुण निर्धारित किए हुए थे। अलग अलग अधिकारी वर्गों के लिए इन्होंने गुण और नियम निर्धारित किए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग ही बाद में जो शासन और जो राजवंश जो चल रहे थे, उन्होंने इनके जो विचार थे उनको अपने जो कानून है और उस सिस्टम के अंदर इनके विचारों को उन्होंने महत्व दिया और माना। एक दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर हम देखें तो व्यवस्था को ये काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि जो मानव का जीवन है तो वो किस प्रकार चलेगा, संस्थाओं के अकॉर्डिंग चलता है कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी संस्थाएं होती है। विद्यालय, शिक्षा की एक संस्था होती है। दूसरी संस्था क्या होती है, जो विवाह है उसकी एक संस्था होती है। परिवार एक संस्था है। उस प्रकार से और महत्वपूर्ण जो स्टेट के अंदर भी, अगर पॉलिटी के अंदर भी देखें तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनके कामकाज का सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी संस्थाएं अच्छे से काम करनी चाहिए। तो ये एक तरह से कहें कि जो भौतिक जीवन है या फिर जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, भौतिक जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें सुधार लाने का, उनके बारे में ही बात करने का यहाँ पर ये प्रयास करते हैं। तो इस वजह से इनका पूरी जो हिस्टोरियोग्राफी है, चाइनीज़ हिस्टोरियोग्राफी और चाइनीज़ जो पूरी हिस्ट्री है, उसमें भी इनका प्रभाव, इनके विचारों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये मूल जड़ कह सकते हैं उसकी। उसके बाद अगर कोई इतिहासकार, अगर हम कह सकते हैं, या फिर चाइनीज़ हिस्ट्री का जनक अगर किसी को कहें तो ये है ज्यूमा। ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस आते हैं। अगर अलग अलग किताब पढ़ोगे तो उसके अलग अलग, सुमाचियन बोलेगा कोई या फिर कुछ और बोलेगा, तो इसमें ज्यूमा चियन या फिर सीमा चियन, ये है, इनको जनक बोला जाता है। जो चाइनीज़ हिस्ट्री है, चाइनीज़ जो इतिहास लेखन है, उसका इनको जनक बोला जाता है कि इन्होंने इसकी शुरुआत की। इन्होंने एक जो कृति, ये काफ़ी सारी बुक्स लिखकर छोड़कर गए थे। और जो चाइनीज़ हिस्ट्री के अंदर हम दूसरी जो एक विशेषता हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्रमबद्धता दिखाई देती है कि जो जो ये लिख के जा रहे हैं, अलग अलग खंडों में लिख के जा रहे हैं, बाकी लोग उनको पूरा कर रहे हैं। और जो राजवंश जो आ रहे हैं अलग अलग, क्योंकि राजवंश है यहाँ पे, पहले मैं आपको इनको पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको राजवंश की झलक दे दूँगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसान हो जाए। पूरा चाइनीज़ हिस्टोग्राफी का जो खाका है वो आपको एकदम से समझ में आ जाए, दिमाग में फिट बैठ जाए। तो राजवंशों के अकॉर्डिंग या फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्होंने जो लिखा था वो है शी जी। इसको हिंदी में शी जी बोलेंगे। तो ये सीमा चियन है। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है शी जी। तो इन्होंने अपने से पुराने समय तक का, करीब 3000 साल पहले तक का इन्होंने करीब करीब इतिहास लिखने का प्रयास किया था, अपने समय से भी पहले। और इनका समय क्या था, हान जो शासक वंश था, जो हान वंश था, उसके समय काल में ये कार्य कर रहे थे। तो इनका शासनकाल कब था, तो ये मैंने BC होगा, ये 202 BCE से 220 AD तक, मतलब कि कॉमन एरा से पहले भी 200 साल और करीब 200 साल उसके बाद, तो करीब 400 वर्ष तक हान वंश का शासन रहा था। और हान वंश के समय में ही इन्होंने इतिहास लेखन का काम अपना स्टार्ट किया था। इनके जो पिताजी थे वो भी शासक के दरबार में कहीं इतिहास लेखन का ही काम कर रहे थे और उन्हीं की परंपरा से बाद में आते हैं। लेकिन वो इतिहास लेखक नहीं कहेंगे उनको, एक तरह से कहेंगे कि कुछ विवरण वो लिख रहे थे। लेकिन इन्होंने जो लिखा वो इतिहास की तरफ से उसको वस्तुपरक चीज़ों को लिखने का, इन्होंने वस्तुनिष्ठ चीज़ों को लिखने का प्रयास किया और तथ्यों की जांच करके उनके आधार पर लिखने का उनको प्रयास किया। तो सबसे पहले वंशों की अगर हम बात करें तो वंश में सबसे पहला जो आता है वो हान वंश। पहला तो नहीं है, इससे पहले भी वंश है जो कन्फ्यूशियस के टाइम रहा था, लू वंश भी है। लेकिन इतिहास हिस्टोग्राफी को अगर समझना है, जो मेन इतिहास लेकिन जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो होता है हान वंश से। तो इनका भी समय काल अगर हम देखें तो 145 BCE से
85 BC ई है, तो ये भी ज़्यादा नहीं जाता है। तो करीब इधर के हान वंश की जब शुरुआत होती है उसके करीब 50 साल के बाद से ही इनका समय काल आ जाता है, और ये करीब कहीं कि 80 साल बाद या फिर जब भी ये लिखना शुरू कर देते हैं, और हान वंश का पूरा इतिहास ये लिख कर जाते हैं। तो जब ये हान वंश का इतिहास लिख रहे होते हैं तो उससे पहले के भी जो वंश है उनका इतिहास भी ये लिखने का प्रयास करते हैं, और हान वंश का एक तरह से कहेंगे संपूर्ण ब्यौरा ये लिखने का प्रयास करते हैं। इनके बाद में जो हान वंश का इतिहास लिखते हैं वो बानगु है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले वंशों की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वंश आता है हान वंश, फिर हान वंश आया 202 BC से 220 AD तक। इसके बाद में कुछ समय काल जो है वो अस्त व्यस्त सा चलता है। उसके बाद जो चाइना के अंदर थोड़ा सा अस्थिरता आ जाती है, काफ़ी सारे वंश एक के बाद एक बदलते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो शासनकाल आता है वो आता है सुई का, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शासन इनका हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि लंबा नहीं है, 590 से लेकर के करीब 618 तक, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है एकीकरण का। चाइना का एकीकरण इसके अंदर किया जाता है। जब एकीकरण कर दिया जाता है तो इतिहास लेखन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि जब वंश आपस में बदल रहे होते हैं, और जो मेन जो इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन क्या होता है, वंशों के जो शासक है, शासकों के संरक्षण में हो रहा होता है। इस वजह से शासक ही उसको लिखवा रहे होते हैं, और अपने से जो पुराने वंश हैं उनका भी वो इतिहास लिखवा रहे होते हैं। क्यों लिखवा रहे होते हैं? उसका कारण ये है कि जो पुराना वंश है उसके आधार पे अपनी वैधता को वो सिद्ध कर सकते हैं कि वो जो शासन था वो अच्छा नहीं था, या फिर अच्छा भी था। अगर वो उनसे अगर उन्होंने फाइट करके वो पावर में आए हैं तो उसको बताएंगे कि वो वैध नहीं था, वो लोग नैतिक नहीं थे, हम ज़्यादा नैतिक है, और जो हम ज़्यादा अच्छे से शासन कर पाएंगे। तो अपनी वैधता को सिद्ध करने के लिए वो अपने से पुराने जो वंश है उनका भी इतिहास शासक लिखवाया करते थे। उस वजह से जो बार बार अगर वंश चेंज हो रहे हैं, बार बार में सत्ता अगर चेंज हो रही है, तो वो एक अस्थिर काल होगा, उसमें इतिहास लेखन के लिए भी काफ़ी सारी समस्याएं हमें दिखाई देंगी। अब जो सुई काल है, सुई का जो अच्छे से लिखता हूँ इसको, सुई का जो शासनकाल है उसमें एकीकरण हुआ। फिर तीसरा तांग, इसको बोलेंगे तांग के शासनकाल में, या फिर तांग वंश के शासनकाल में क्या होता है, तांग वंश, और दूसरा जो है सुवंश। तो तांग और सुवंश के शासनकाल में एक हमें थोड़ी सी हिस्ट्री लेखन में, इतिहास लेखन में हमें थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलता है। बदलाव इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि जब पहले के शासनकाल में, या फिर हान के शासनकाल में, या सुई के शासनकाल में जो इतिहास लेखन हो रहा है वो थोड़ा सा वंशों पे, पूरी स्ट्रिक्टली वंशों पे आधारित हो रहा है। तो इनके समय में थोड़ी सी हमें एक प्रोग्रेसिव, या फिर कहें कि एक डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे ये हटकर इतिहासकार लिखने का प्रयास करते हैं। तो इनके दोनों के समय में, इन दोनों का समय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसका? हालांकि इनके बीच में भी एक कुछ समय के लिए कहें कि 50 साल के लिए करीब, 50 साल के लिए करीब जो फिर से एक बार फेरबदल आता है, वंश आपस में जल्दी बदलते रहते हैं। तो उसके बाद में ये जो समय काल है, उसके बाद में तांग और जो सू का शासनकाल है उसमें हमें इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलता है। थोड़ी सी प्रोग्रेसिवनेस या फिर थोड़ा सा विकास हमें देखने के लिए मिलता है कि राजवंशों से हटकर, और काफ़ी सारी आलोचनात्मक चीज़ें भी उसके अंदर डालने का प्रयास किया जाता है। हालांकि आलोचनाएं हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें डालने का एक हल्का सा प्रयास हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गए सारे के सारे वंश से। अब अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड से आप समझ जाएंगे। तो पहला जो टाइम पीरियड हमें मिलता है वो 202 से लेकर के 220 AD का 400 वर्ष का समय काल है। दूसरा सुई वंश का जो शासनकाल है वो करीब 50 वर्ष का शासनकाल है। जो तांग वंश का जो शासनकाल है वो करीब कहें कि 250 वर्ष के करीब का इनका शासनकाल होता है। और इसके बाद कुछ 50 साल तक कुछ अस्थिरता रहती है, और उसके बाद में एक लंबा समय काल हमें सुवंश का मिलता है। और उसके बाद में धीरे धीरे इतिहास इस तरह से बढ़ता रहता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो हमें इतिहासकार यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो एक मानक स्थापित करके गए उस प्राचीन काल का, वो हमें मिलते हैं सिमा चियन। तो जुमा चियन बोल लो, सिमा चियन बोल लो, हिंदी में इनके नाम का हम तो चाइनीज़ में नाम ले नहीं सकते, इसलिए हिंदी में हम जो बोल रहे हैं
गलत भी है और सही भी है, लेकिन मिलेगा आपको थोड़ा सा, या तो जुमा चुइनी आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के थोड़े ज़्यादा आपको याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये नहीं बदलते हैं। लेकिन चाइनीज़ के आएंगे तो यही नाम आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन चाइना से आते भी नहीं है, तो आप पहचान जाओगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जुमा चुइन का हमने विशेषता एक देख ली थी कि इन्होंने जो पूरा का पूरा चाइना का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया था, कि जो इन्होंने बुक लिखी थी CG, इसके अंदर इन्होंने 3000 साल का करीब इतिहास लिखने का प्रयास किया था। इसके बाद जो इतिहासकार आते हैं वो हैं बानगु। अब बानगु जो है उनका भी शासनकाल अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा करीब हान वंश के अंदर, ये आपको मिलेगा। तो इनका भी जो कार्यकाल है वो हान वंश के अंदर है, और ये आधिकारिक इतिहासकार भी बनाए जाते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले होते हैं स्वतंत्र इतिहासकार। इनके पिताजी होते हैं बान, उनका भी नाम बान होता है, लास्ट का जो सरनेम है, दूसरा जो नेम है गुआ कुछ अलग होता है, तो ये बानगु, या फिर एक और भी नाम इनका लिया जाता है पानकू। बानगु या फिर पानकू, तो आपको ये दो ही नाम अगर मिलेंगे, तो आपको ये दो ही नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो जो बानगु है वो हान वंश का जो है शासनकाल का पूरा इतिहास, पूरे के पूरे हान वंश का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। जब इतिहास लिखते हैं हान वंश का, जो हान वंश का जो शासक है वो देख रहा है मेरे संरक्षण के बगैर या फिर मेरे राज्य में कोई मेरे वंश का इतिहास लिखन कर रहा है, क्या पता क्या लिख रहा हो। इस वजह से वो क्या करते हैं, बानगु को कर लेते हैं गिरफ्तार। इनकी बहन भी होती है, इनके पिताजी भी होते हैं, और वो थोड़ा सा शासक को अपील करते हैं और इसको छुड़वाते हैं, और इसकी जो रचना है उसको पढ़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको एक बार अध्ययन करके तो देखिए उसने क्या लिखा है। आपने गिरफ्तार कर लिया, फिर इनकी जब रचना को पढ़ा जाता है, जब उसमें देखा जाता है कि इन्होंने किस प्रकार से पूरे वंश का इतिहास लिखा और उसमें ऐसी इन्होंने आलोचना करने का कोई प्रयास नहीं किया है, तब इनको आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त किया जाता है। और इनके बाद से ही परंपरा पड़ जाती है आधिकारिक इतिहास लेखन की। और इनके बाद में जो इतिहासकार आते हैं वो हैं जुमा हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, जुमा गुआंग। जुमा गुआंग। अब जो जुमा गुआंग है वो काफ़ी बाद के समय काल में, अब देखिए 1019 से लेकर के 1086 तक के समय काल में ही हमें इतिहास लेखन करते हुए मिलते हैं। और इनका जो समय काल आ जाता है वो आता है सु वंश के समय का। अब सु वंश से पहले भी, इनके समय से भी पहले क्या हो चुका है, जो तांग जो वंश है उसके समय में जो इतिहास लेखन है उसको संस्थाबद्ध कर दिया जाता है, उसको एक तरह से कहें कि उसकी एक विभाग बना दिया जाता है, और जो प्रशासनिक इतिहासकारों को इतिहास लेखन में लगा दिया जाता है। अब इतिहास लेखन के पर्पस क्या है उनके, गौरव, वंश का गौरव पहला, दूसरा नैतिकता, लोगों के अंदर नैतिकता, दूसरा अपनी वैधता, और अपने कहें कि उत्तराधिकारियों को पास ऑन करने के लिए एक कहें कि विरासत, एक तरह की विरासत, या फिर उनको इंटेलेक्चुअली दिया गया एक तोहफा कि वो जान सके कि हमारे शासकों ने, पुराने शासकों ने क्या किया था, क्या गलतियां की थी, हमको क्या नहीं करना है। गलतियां तो खैर नहीं लिखेंगे वो, लेकिन एक तरह से उनकी महिमा मंडन की वो कॉन्फिडेंस में रहे कि हमारे शासक थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अपना गौरव को स्थापित करने के लिए, नैतिकता के लोगों के बीच में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, और अपनी वैधता मैंने बताया था
क्योंकि वंशों का आपस में टकराव होता रहता था और बाद में जो वंश शासन में आता था वो शासक वंश पुराने शासक वंश का भी जो उससे पहले एग्जिस्ट कर रहा था तो उसका भी वो इतिहास लिखवाता था। क्यों लिखवाता था? उसमें बताता था सारी बुराइयाँ कि ये इसने जो था, हालांकि होगा भले पहले अच्छा शासक। तो जो नैतिकता का जो सिद्धांत कन्फ्यूशियस का है और इसी को ये जो बानगु है वो बानगु या फिर पानकु है और जुमा गुआंग भी इसी को यूज करने का प्रयास करते हैं कि जो शासक था वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि नैतिक गुणों के आधार पर शासन चलता रहेगा। कि जो मेनली जो जुमा गुआंग है इन्होंने दो तरह से चीज़ों को बांटने का प्रयास किया कि अयोग्य और योग्य, नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर इन्होंने तो जो अच्छी व्यवस्था कर रहा होगा अव्यवस्था को कर रहा होगा खत्म, और समाज का कर रहा होगा या फिर लोगों का कर रहा होगा कल्याण, तो उसको तो बोला इन्होंने योग्य और बुद्धिमान शासक। और क्योंकि उसकी जो नैतिकताएं जो थी, नैतिक मूल्यों का उसने पालन किया और समाज का उसने कल्याण किया, साथ में अपने जो प्रजा थी उसका उसने कल्याण किया। और अयोग्य उनको बोलेगा जो कि आमोद प्रमोद में अपना समय बिता रहे हैं और लोगों का कल्याण ना करके अव्यवस्था ही समाज में अव्यवस्था, इनका शासन जो है अव्यवस्था है, इनकी संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उनको इन्होंने बोला अयोग्य और कमज़ोर। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि और जो योग्य है, जो शासक योग्य है वो योग्य क्यों है? क्योंकि उसको स्वर्ग का उसको आशीर्वाद है, या फिर एक वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है स्वर्गादेश, कि उनके पास स्वर्गादेश है। तो जो शासक थे उनके बीच में भी एक तरह से नैतिकता स्थापित करने का प्रयास था कि अगर वो अच्छे से अपनी व्यवस्थाओं को नहीं संभालेंगे, अगर अपनी संस्थाओं को नहीं संभालेंगे, मैंने पहले बताया था जो कन्फ्यूशस है उसका जो पूरा का पूरा जो विचारधारा है वो व्यवस्था पर टिकी हुई है, नैतिकता पर टिकी हुई है कि मानव का जो जीवन है, जो शासन काल है और जो समय काल है उसको किस तरह से अच्छा बनाया जाए और उसको समाज को किस प्रकार से ठीक से चलाया जाए। तो उसके भीतर ही ये आता है कि स्वर्गादेश है शासक के पास, और स्वर्गादेश है तभी वो अव्यवस्था को मैनेज कर पा रहा है, अव्यवस्था के बदले व्यवस्था को ठीक कर पा रहा है और साथ में जो लोग हैं उनका कल्याण कर पा रहे हैं। तो दूसरे जो शासक शासन कर रहा है वो इस डर में रहेगा कि कहीं ये जो स्वर्गादेश है वो किसी और के पास ना चला जाए, कि जब वो अगर आमोद प्रबोध और अव्यवस्था को अगर दर्शाने लगेगा तो मतलब कि उसका जो स्वर्गादेश है वो छिन गया है और वो कोई और उस स्वर्गादेश को लेकर आ सकता है, उस पर आक्रमण करके या फिर उसको अपदस्थ कर सकता है। तो इस वजह से ये नैतिकता भी शासकों के बीच में स्थापित करने का प्रयास करते हैं ये सिमा जुमा गुआंग। तो ये पूरा का पूरा चाइनीज इतिहास लेखन है, जिस परंपरा को 1911 की जो क्रांति कह लो या फिर उसके बाद जो गणतंत्र सरकार आती है, हालांकि आधी गणतंत्र होती है, वो गणतंत्र सरकार आती है, वो भी इसको जारी रखने का प्रयास करती है। तो इसकी अगर महत्वपूर्ण खासियत की अगर बात करें, इनके गुणों की अगर बात करें कि इसमें क्या विशेषताएं हैं चाइनीज इतिहास लेखन की, तो वे विशेषताएं यही हैं। मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विशेषताएं एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी। लगभग विशेषताएं वही हैं जो कन्फ्यूशियस कह के जाते हैं, और भी मैं अच्छे से उनको क्लियर कर देता हूँ। चाइनीज इतिहास लेखन की विशेषताएं तो सबसे प्राचीन, फिर दूसरा क्या है
हाँ, इन्हों में सांस्कृतिक जो श्रेष्ठता है का दम्भ देखने के लिए मिलता है, कि इनको लगता है कि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो सिद्धांत है, इनका जो राज्य व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो सबसे श्रेष्ठ है और इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो बाहरी दुनिया से एक तरह से कटे हुए रहते हैं और उनसे कोई ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते हैं, अपनी ही जो परंपराएं उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनको भी सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जो बाहरी विश्व से बता दिए संपर्क इनका विश्व से कटे हुए या फिर संपर्क ना के बराबर। तो 5 जो CG मैंने बताया था, CG इसके अंदर क्या है, 5 ग्रंथ और इनके आधार पर ही आगे का इतिहास, इनको मान करके आगे का इतिहास लिखा गया है। तो 5 ग्रंथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा कि राजकीय संरक्षण या फिर कहें कि प्रशासनिक इतिहासकार नियुक्त। ठीक है, इसके बाद जो आता है कि मानव की अपेक्षा संस्थाओं को और समाज को, अपेक्षा समाज व संस्थाओं पर जोर। इसके अलावा नैतिकता, दूसरा मानक लेखन, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि ये जो तथ्य हैं उनको बड़ी बारीकी से जांचते थे। और जो एक इतिहासकार मैंने बताया था, जो जुमा ग्वान जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो प्रमाण हैं या फिर साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, प्रमाणों में जो मतभेद हैं या फिर कहें कि उनकी भिन्नता है, उनकी समस्या से कैसे निपटा जाए, मतभेद की समस्या। तो एक तरह से वस्तुपरक या फिर वस्तुनिष्ठ होने का ये एक तरह से प्रमाण है कि उन्होंने इस समस्या पर भी जोर दिया। तो जुमा ग्वांग, तो जुमा ग्वांग है, इन्होंने इस समस्या को उभारने का या फिर उजागर करने का प्रयास करते हैं। ये वस्तुनिष्ठता हो जाती है, मानक लेखन हो जाता है और वंशावलियाँ। तो सबसे पहले जो इतिहास लिखा जा रहा था वो क्या था, या फिर वंश आधारित, कि वंशों का ही इतिहास लिखा जा रहा है। उसके अंदर सामान्य जनों का वर्णन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर विशेषता कोई है, संस्कृति पर जोर प्रारंभ में, बाद में तो पूरा पूरा स्थान जो है शासकों ने और राजवंशों ने ले लिया था, क्योंकि वो अपने अंडर में इतिहास लिखवा रहे थे। तो ये मुख्यतः विशेषताएं हैं चाइनीज इतिहास लेखन की, या फिर चाइनीज हिस्टोग्राफी की, या फिर चीनी इतिहास लेखन की। इसके बाद पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटता है या फिर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है। कहीं से भी आप पढ़ोगे तो आपको लगभग इतना मैटर मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। तो ये आपका चाइनीज हिस्टोग्राफी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास की जो अनियमितताएं हैं मैं उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि चैनल के लिए ही मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा था। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और थोड़ी सी अनियमितता आपको देखने के लिए मिली, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ सॉरी। आप इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इतिहास लेखन पढ़ना है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन है उसको आप प्लीज़ क्लिक कर दिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए नेक्स्ट क्लास की या फिर जो बुक रिव्यूज़ है उसकी।